अब आगे। जियान के अचानक गुस्से से चिल्लाने पर नूरवी सहम कर अपने कदम उससे पीछे खींच लिए थे और उसके आंखें तुरंत नम भी हो गए थे। वहीं नूरवी को इस तरह सहमा हुआ देख जियान के दिल में अजीब सा दर्द भरा हलचल सा मच गया था। वो जल्दी से नूरवी के करीब बढ़ने को हुआ कि तभी बाहर से अद्विक की घबराई हुई आवाज सुनाई दी, जियान, जियान कम फास्ट। जियान का जाना इस वक्त बेहद जरूरी था, तो वो नूरवी से बिना कुछ कहे मुड़कर लंबे कदम रखते हुए वहां से बाहर चला गया। दूसरी तरफ आज के ब्रेकिंग न्यूज। मुंबई शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल ऐशरेद में हुए बम धमाके ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है। इस हादसे के बाद यह खबर भी सामने आई है कि यह हॉस्पिटल खुराना ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के तहत आता है, लेकिन अभी तक खुराना परिवार के कोई भी सदस्य ने इस बारे में किसी भी तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है और ना ही पुलिस को अब तक इस हमले के पीछे के दोषियों के बारे में कोई ठोस जानकारी मिल पा रही है। आखिर इस हमले के पीछे था कौन? क्या ये एक साजिश का हिस्सा था या कुछ और? क्या खुराना परिवार इस हमले के निशान पर था? आखिर मासूम मरीजों और उनके परिवारों को निशाना बनाने की वजह क्या थी? क्या ये खुरानास के खिलाफ हुई किसी बड़ी साजिश का हिस्सा तो नहीं? इस हमले में हुए नुकसान को अब खुराना ग्रुप अपने ऊपर लेगा? इन सवालों के जवाब का तलाशे जा रही है। लेकिन अब शहर में अस्पताल में हुई इस हमले ने तनाव का माहौल बना दिया है। शहर के सारे रिपोर्ट्स ऐशरे अस्पताल के सामने इकट्ठा होकर जले हुए हॉस्पिटल में हो रही अफरातफरी के दृश्यों को रिकॉर्ड कर जनता तक हर एक खबर को पहुंचाते हुए सवालों पर सवालों का झड़ी लगाए जा रहे थे। हॉस्पिटल पूरी तरह जलकर राख हो चुका था और बाहर लोगों की अब चीख पुकार, रोने धोने का माहौल बन गया था। तभी वहां अचानक से 3 काले रंग की कारें आकर रुकी। ये कारें खुराना परिवार के ही थे। विक्रांत अभय के साथ कार से बाहर आया। जियान भी आगम और अद्विक के साथ वहां पहुंच चुका था। जैसे ही वो सब कार से बाहर आए, चारों और रिपोर्टर्स ने उन्हें घेर लिया और सवालों की झड़ी लगानी शुरू कर दी। दूसरी तरफ श्रीलंका के आलीशान विला में बनाए हुए बार में बैठे क्रिमांश अपने चेहरे पर शैतानी हंसी लिए ड्रिंक करते हुए टीवी पर दिखाए जा रहे इसी न्यूज को मजे से देख रहा था। तभी वहां उसका फोन बज उठा तो क्रिमांश ने स्क्रीन पर एक नजर डाली। कॉल तक्ष जैन का था। क्रिमांश ने कॉल पिक कर कहा, कैसा लगा मेरा यह धमाका तक्ष? उधर से तक्ष के खतरनाक हंसी गूंज उठी। वो बोला, वेरी बैड क्रिमांश, वेरी बैड। जियान इस वक्त अपनी शादी का जश्न मना रहा था, लेकिन हमने उसे इतना बड़ा झटका दे दिया। वेरी बैड। शादी मतलब हमें उससे छीनने के लिए एक और अनमोल चीज मिला। अगला शिकार हमें अब उसकी बीवी को बनाना होगा। ड्रिंक का सिप लेते हुए क्रिमांश ने कहा तो उधर से तक्ष एकदम से खामोश रह गया। तभी क्रिमांश ने आगे कहा, मेरे रास्ते में जो भी आएगा वो जान से जाएगा ही, लेकिन जियान जैसे माफिया को मैं आसान मौत थोड़ी ना दूंगा। मुझे अब उससे मजे से खेलना है, थोड़ा उसकी बीवी का मजा लेते हुए, थोड़ा सा जियान का। बोलते हुए क्रिमांश हंस भी रहा था। तभी तक्ष उधर से चिल्ला उठा, उसकी बीवी पर नजर मत डालो क्रिमांश, वो मेरी है। क्रिमांश के चेहरे के हाव भाव एकदम से कठोर हो गया। उधर से तक्ष ने कहा, नूरवी सिर्फ तक्ष जैन की है क्रिमांश। जैसे ही जियान बर्बाद हो जाएगा उसी दिन वो मेरी बिस्तर में होगी। जब तक उस लड़की से मेरा मन नहीं भरता तब तक मैं उसे किसी को नहीं सौंप सकता, तुम्हें भी नहीं। क्रिमांश के चेहरे के हाव भाव थोड़ा बिगड़ गए थे, लेकिन वो हल्के मुस्कुराहट के साथ तक्ष से कहा, तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी जवानी अब बीत गई है? तो क्या हुआ? मैं मर्द हूं, उसे तोड़कर रखने का ताकत अभी भी रखता हूं। बस एक बार वो मेरी बाहों में आ जाए। आई जस्ट वॉन्ट हर, फील हर। बोलते हुए तक्ष का आवाज बहुत लस्ट भरा था। तक्ष की नजर हमेशा से नूरवी पर था और पारुल ने उससे वादा भी किया था कि वो नूरवी को उसे ही सौंप देगी, बस सही वक्त का इंतजार करना है। लेकिन जियान ने उससे अब जबरदस्ती शादी कर लिया था। तक्ष की बात पर क्रिमांश ने कहा, ठीक है, अभी के लिए अपने इस गंदी निगाहों को संभाल कर रखो तक्ष, और अब काम की बात करते हैं।
क्रिमांश तक्ष से कुछ बातें डिस्कस करने लगा। वही हॉस्पिटल के बाहर जियान को घेरे रिपोर्ट्स एक के बाद एक सवाल करते जा रहे थे, लेकिन जियान ज्यादा ही शांत खड़ा था। उसका ध्यान भी रिपोर्ट्स के सवाल पर नहीं था। वो बस जलकर राख हुई उस हॉस्पिटल को देख रहा था जिसे उसके बाप आश्रय खुराना ने बनवाया था, और उन्हीं के नाम से ही आश्रय अब तक वहां मरीजों का इलाजा भी किया जा रहा था। लेकिन आज इस नाम पर काला दाग लगाया जा चुका था। यह शहर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल था और लोगों से हमेशा ये छुपाकर रखी गई थी कि यह हॉस्पिटल खुराना ग्रुप के तहत आता है, क्योंकि जियान एक माफिया था और उसके आसपास कई दुश्मन घेरे होते और कभी भी हॉस्पिटल को अपना निशान बना देते। लेकिन अब यह राज धीरे धीरे सबके बीच फैल चुका था और लोग ये जान गए थे कि यह अस्पताल खुर्रानास का ही है। जियान भारी कदम रखते हुए आगे बढ़ने को हुआ कि तभी उसकी नजर भीड़ में खड़े एक आदमी पर गई, जो अपने चेहरे पर मास्क पहने खड़ा था और उसके आंखों में अजीब सा चमक था और उसकी नजर दूर तक गड़ाए हुए थे। जियान ने अपनी तीखी निगाहों से उसका पीछा करते हुए देखा। हॉस्पिटल के पिछवाड़े के हिस्से में एक आदमी खड़ा था। वो आदमी पूरी तरह काले कपड़ों में लिपटा हुआ था और उसका चेहरा नकाब से ढका हुआ था। उसकी हरकतें बेहद अजीबो गरीबो लग रहे थे, जैसे वो कोई हैंडीकैप्ड इंसान हो। जियान ने उस आदमी को ध्यान से देखा तो उसकी आभा अचानक से गहरे काले रंग में बदल गई। वो आदमी अपनी जेब से एक पिस्तौल निकाल रहा था और उसमें गोलियां भरते हुए अपने निगाहें विक्रांत पर टिका दिया था। जियान का जबड़ा कस गया। वो फुर्ती से अपने गार्ड्स को कुछ इशार कर विक्रांत और अभय को वापस उनके कार में बैठा दिया। ये सब जियान ने इतनी तेजी से किया कि वहां मौजूद किसी को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला था। रिपोर्टर्स जो वहां अभी तक मौजूद थे, जियान के गार्ड्स ने उन्हें भी दूर कर दिया ताकि हालात और बिगड़ने न पाए। वो हैंडीकैप्ड आदमी गुस्से में दांत भींचते हुए उस मास्क पहने आदमी की ओर देखने लगा, लेकिन उसे ये देखकर झटका लगा कि वो आदमी अब वहां नहीं था। वो हैंडीकैप्ड आदमी कुछ गड़बड़ सा लगने लगा तो वो तुरंत वहां से निकलने को हुआ, लेकिन तब तक जियान के गार्ड्स उसके चारों ओर घेर चुके थे। मिस्टर जियान खुराना, इतना बड़ा हादसा हुआ है, मासूम लोगों की जानें गई है। क्या आप इस पर अब तो कुछ कहना चाहेंगे? आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? एक रिपोर्टर ने तेज आवाज में अपना सवाल दागा। जियान ने गहरी सांस लेते हुए बेहद शांत लहजे में जवाब में कहा, अस्पताल खुराना ग्रुप का है तो जिम्मेदारी भी हमारी ही बनती है। फिलहाल ये पता नहीं चल पाया है कि इस हमले के पीछे किसका हाथ है, लेकिन इतना तय है कि गुनाहगार अब बच भी नहीं पाएगा। जियान थोड़ा रुककर गंभीरता से कहा, हम उन लोगों की जान तो अब वापस नहीं ला सकते जिन्होंने अपनी जिंदगी इस हादसे में खो दी है, लेकिन जो भी मुमकिन होगा हम वो जरूर करेंगे। मरीजों और उनके परिवारों को हमारी तरफ से किसी भी तरह का अन्याय नहीं होगा। ये कहने के बाद जियान ने एक नजर अस्पताल की तरफ डाली और वहां से आगम और अद्विक के साथ चला गया। जियान का विला सोफे पर सिकुड़कर बैठी नूरवी टीवी पर चल रही खबरों को एकटक देखे जा रही थी। जियान के लिए इस वक्त उसे बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन उसे अपने पिछले जन्म की हर एक बात साफ साफ याद थी। ऐसा हादसा जियान के साथ तब भी हुआ था और तब भी उसने इस मुश्किल घड़ी को बेहद मजबूती और समझदारी से संभाला था। लेकिन नूरवी को यह कभी नहीं पता चला था कि इस हमले के पीछे किसका हाथ था। वो इस मामले पारुल पर शक नहीं कर सकती थी, क्योंकि पारुल या भरद्वाज परिवार के किसी भी लोगों को यह पता ही नहीं था कि आश्रय अस्पताल खुर्रानास का ही है। वही दूसरी तरफ जियान की कार सुनसान रास्ते पर हवा को चीरते हुए तेजी से दौड़ रही थी। वही बैक सीट पर बैठे जियान ने अपना सिर सीट से टिकाया हुआ था और आंखें बंद कर रखी थी। बाहर से वो बेहद शांत दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर गुस्से का ज्वालामुखी धधक रहा था। उसके दिमाग में लगातार वही मास्क पहने आदमी घूम रहा था, क्योंकि जियान को वो आदमी देखते ही ज्याद ही जाना पहचाना सा लग रहा था। वो अपनी जेब से फोन निकालकर किसी को कॉल करते हुए सख्त आवाज में बोला, तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है। उतने में मुझे ये पता चलना चाहिए
कि पिछले कुछ दिनों में मौर्य की मुलाकात किस किससे हुई है और वो इन दिनों क्या कर रहा था। और हाँ, ये भी पता करो कि मौर्य ने कभी नूरवी से मुलाकात की है या नहीं। जियान ने जैसे ही कॉल रखा तो आगम कार रोककर जियान की ओर देखने लगा। वही अद्विक की गुस्से से दांत भींच गए थे। वो बोला, तो तुम अपनी बीवी की बातों में आकर अब मौर्य पर शक कर रहे हो? कल को नूरवी ये भी कहेगी कि हम भी तुम्हारे अच्छे दोस्त नहीं है, तो क्या तुम इसी तरह हमरा भी जांच करोगे? जियान का जबड़ा कस गया। वही अद्विक आगे बोला, हमें इस वक्त उसके बारे में पता करना है जो अस्पताल पर हमला कर इतने सारे गरीब लोगों को मार डाला है। लेकिन तुम जियान, उस लड़की के लिए पूरी तरह पागल हो चुके हो। तुम ये भूल गए हो कि तुम एक माफिया किंग हो। तुम्हें इस तरह किसी की भी बातों में नहीं आना है। लेकिन तुम किसी आवारा आशिक की तरह उसकी के पीछे पड़े हो, जो मासूम दिखती है लेकिन अंदर से किसी चालक लोमड़ी। अद्विक नूरवी के बारे में अब कुछ गलत बोलने ही वाला था कि जियान का हाथ उठ गया। जियान ने यह मुक्का सीधे अद्विक के मुंह पर मारा था। अद्विक के मुंह से हल्का सा आन निकल गया था और अब उसके होंठों के किनारे से खून भी बहने लगा था। वही जियान का ऑरा एकदम काला पड़ गया था। वो गुस्से से चिल्लाया, अब एक शब्द भी तुम्हारे मुंह से उसके लिए कुछ गलत निकला तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे कुछ लगते भी हो। अद्विक की हाथों की मुट्ठी भींच गए। उसे इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नूरवी पर। बचपन से लेकर आज तक वो जियान के साथ ही रहता था, या यूं कहे कि इस दुनिया में जियान और आगम के अलावा कोई नहीं था। आज तक जियान ने कभी उस पर हाथ नहीं उठाया था, लेकिन उनके बीच अब नूरवी आ चुकी थी। अद्विक की आंखें गुस्से से लाल भी हुए थे और हल्के नम भी। वही जियान के दिल में भी हलचल सा मचा था, लेकिन उसे नूरवी के खिलाफ किसी से कुछ भी बुरा नहीं सुनना था। उस लड़की के लिए तो उसका दिल धड़कता था। वह दीवानों की तरह उसके चाहता था। वो उसके बारे में कुछ गलत सुन भी कैसे सकता। कार में थोड़ी देर के लिए एकदम से खामोशी छा चुकी थी। आगम भी खामोशी से कभी जियान को देख रहा था तो कभी अद्विक को। दोनों के चेहरे के हाव भाव ज्यादा ही बिगड़ चुके थे। कुछ देर बाद एल्फॉर्म कंपनी। जियान अपने रिवॉल्विंग चेयर को इधर से उधर घुमाते हुए अपने फोन के स्क्रीन को घूरते हुए बार बार घड़ी में टाइम देख रहा था। उसने अपने असिस्टेंट को सिर्फ 10 मिनट का समय दिया था, लेकिन अब तक पूरे आधा घंटे बीत चुके थे और उसे क्रिश का कोई कॉल ही नहीं आया था। जियान का चेहरा धीरे धीरे गुस्से से भर रहा था। वो फोन उठाकर क्रिश को कॉल करने को हुआ कि तभी कैबिन का डोर धड़ाम से खुल गया और क्रिश हांफते हुए केबिन के अंदर आ गया। उसका चेहरा पसीने से भीग चुका था और वो ज्यादा घबराया भी लग रहा था। जियान गुस्से से अपने दांत किटकिटाते हुए क्रिश को घूरा। क्रिश लड़खड़ाती आवाज में कहा, सॉरी बॉस। 10 मिनट में मौर्य सर का सारा इंफॉर्मेशन निकालना ज्यादा ही मुश्किल था। आज मौर्य सर की बहुत सी राजें सामने आए हैं बॉस, जिस पर आसानी से मैं यकीन ही नहीं कर पा रहा था। मुझे तो लग रहा था कि मैं गलत इंफॉर्मेशन निकाल रहा हूं, इसीलिए हर राज के तय तक जाकर सच्चाई का पता करने में मुझे ज्यादा ही वक्त लग गया। एक ही सांस में कृष ने अपनी बात बता दी। वही सोफे पर बैठे आगम अद्विक के होंठों पर ऑइंटमेंट लगाया जा रहा था, लेकिन कृष की बात सुन वो दोनों ना समझी में कृष के तरफ देखने लगे। जियान ने कहा, ठीक से बताओ। कृष एक गहरी सांस लेते हुए जियान से बताना शुरू किया, बॉस, मौर्य सर आपके सबसे बड़े दुश्मन तक्ष जैन के कांटेक्ट में है और इस हफ्ते में वो उसके लोनावाला के विला जाकर 3 से 4 बार उससे मिलकर आए हैं। और ये भी पता चला कि उस वक्त तक्ष जैन का जो जहाज डूबा था, उस डील के वक्त मौर्य सर उनके साथ शामिल थे। उनका श्रीलंका के माफिया क्रिमांश से भी काफी अच्छा बॉन्डिंग बना है। कृष अपनी बात जारी रखते हुए जियान के तरफ कुछ तस्वीरों को बढ़ाया। मौर्य उन सभी के साथ था जो जियान के दुश्मन थे। वही कृष की बात ध्यान से सुनते हुए आगम और अद्विक भी अपने जगह से उठकर जियान के पास आ गए थे और उनकी नजर उन तस्वीरें पर टिकी थी। कृष अभी भी अपने बात जारी रखा था। इस पूरे आधा घंटे में उसने मौर्य की बहुत सी इंफॉर्मेशन निकाले थे, जिसे हमेशा मौर्य ने जियान, आगम और अद्विक से छुपा कर रखा था। अद्विक हैरानी से मौर्य की उन तस्वीरों को ही देख रहा था
और उसे अंदर ही अंदर अफसोस हो रहा था कि उसने अपने इस गद्दार दोस्त के लिए जियान से लड़ाई की और नूरवी को कुछ भी सुना दिया। उसने धीरे से कहा, मतलब नूरवी भाभी इसके बारे सब सही कह रही थी। जियान ने इस बात पर अद्विक से कुछ नहीं कहा, लेकिन वो कृष के तरफ ऐसे देख रहा था जैसे वो उससे पूछ रहा हो कि उसने मौर्य और नूरवी के बारे में क्या पता किया, उन दोनों की मुलाकात कैसे हुई। कृष ने कहा, मौर्य और नूरवी मैम की कभी एक दूसरे से मुलाकात ही नहीं हुई बॉस। मौर्य नूरवी मैम को पहली बार आपके विला में ही मिले थे। कृष की ये बात सुन जियान, आगम और अद्विक तीनों ही हैरान रह गया। अगर नूरवी की मुलाकात कभी मौर्य से हुई ही नहीं है तो नूरवी ने ये कैसे कहा कि मौर्य बिल्कुल अच्छा दोस्त नहीं है और उससे हमेशा दूरी बनाकर रखो। जियान ने कहा, तुमने इसके बारे में अच्छे छानबीन किया है ना। कृष ने कहा, जी बॉस, इसी बात पर तो ज्यादा वक्त लग गया। जियान एकदम खामोश रह गया। उसे अच्छे से पता था कि कृष से किसी भी तरह का चूट नहीं हो सकती, क्योंकि कृष सालों तक उसके स्पाई का काम भी कर चुका था। मौर्य का इस तरह का सच्चाई जानकर वो तीनों एक पल के लिए खामोश रह गए थे। कुछ पल बाद आगम ने कहा, इसका मतलब ऐशरे अस्पताल पर हमला करने वाला मौर्य है। जियान के होंठों पर कड़वी मुस्कान बिखरा हुआ था। उसने अपना सर नामे हिलाकर कहा, नहीं। क्या होगा आगे इस कहानी में, जानने के लिए पढ़ते रहिए रीबॉर्न टू लव माई कोल्ड हार्टेड हस्बैंड।